हेलो दोस्तों, मैं सूरज प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल बायोजेट DNA क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने वाष्पोत्सर्जन टॉपिक कंप्लीटेड पढ़ चुके हैं। तो अब उसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे मानव में पाचन तंत्र। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे मानव में पाचन तंत्र कि मनुष्य में कौन कौन से पाचक अंग पाए जाते हैं, मनुष्य के शरीर में जो पाचन अंग कार्य करते हैं वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक, तो इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले सबसे पहली हेडिंग इसमें होगी पोषण। ठीक, तो पोषण आपने सर्वप्रथम सबसे पहले पोषण के ही बारे में पढ़ा था। ठीक, तो अब आप पोषण की डिफिनीशन जानते हैं कि पोषण किसे कहा जाता है। आप जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो, आपको पता है कि पोषण किसे कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वह ऊर्जा उस जीवधारी को या फिर उस व्यक्ति को या फिर उस जीव को कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह ऊर्जा उस व्यक्ति को, उस जीव को उसके भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है। अब भोज्य पदार्थ में वह किस चीज़ का सेवन कर रहा है यह उस पर डिपेंड करता है। तो व्यक्ति को, मनुष्य को या फिर जीवधारियों को ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो उसके भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है। तो आप पहले डिफिनीशन डालेंगे। इस टॉपिक का नाम आप लिख लीजिएगा मानव में पाचन तंत्र। ठीक, इस टॉपिक का नाम है मानव में पाचन तंत्र। तो सबसे पहली डिफिनीशन आप यानी सबसे पहली हेडिंग आप बनाएंगे पोषण, न्यूट्रिशंस। तो अब आप इसमें लिखिए किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आप लिखिए किसी भी जीवधारी को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे उसके भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है। भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले कुछ पोषक पदार्थ निम्न हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा। तथा इनके साथ साथ जल और खनिज तत्व की भी आवश्यकता होती है। ठीक, तो मनुष्य को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा तथा जल और विटामिन से प्राप्त होता है। अधिकांशतः आप जानते हो कि हमारे भोज्य पदार्थ में ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, तो अब आप उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप लिखिए भोज्य पदार्थ में कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे मानव में ऊर्जा के साथ साथ अन्य क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती हैं। ठीक, तो एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, आप कंप्लीट मिला लीजिए उसको। भोज्य पदार्थ में कुछ कार्बनिक व अकार्बनिक पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे मानव में ऊर्जा के साथ साथ अन्य क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती हैं। तो अब आप इस तरीके से लिख लिए भोजन, चार्ट बना लीजिए भोजन। अगर इसके तरीके से आप देखोगे तो भोज्य पदार्थ दो प्रकार का हो जाता है, एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ और दूसरा है क्या है? अकार्बनिक। ठीक, तो कार्बनिक जो पोषक पदार्थ होते हैं वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो ये जो इस तरीके से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन, वसा, विटामिन। और अकार्बनिक पोषक पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार का होता है, जो इस तरीके से है, जल और खनिज लवण। ठीक, तो इस चार्ट को आप बना लीजिए और पहली जो आपकी हेडिंग बनेगी वो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगी। ठीक है, तो आप इसको बना लीजिए और फर्स्ट हेडिंग डालिए कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें आप लिखिए, ये एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप लिखिएगा, ये एक प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अणुओं का अनुपात 1:2:1 का होता है। इसका सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, जहां n ग्लूकोज के अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। जहां n ग्लूकोज के अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है बताइए? C6H12O6। अब आप इसमें देखोगे तो कार्बन की संख्या जो है 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। अगर इसको n जहां एक प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, आप इस तरीके से भी कह सकते हो, n जहां एक प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो अगर आप देखोगे तो हो जाएगा n बराबर 6 रखने पर। ठीक, देखिए इससे हमको ग्लूकोज ही प्राप्त होगा। C बराबर 6, n के स्थान पर 6 रख दो, 2 × n। जब गिनती और अक्षर के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो वहां पे गुणे का चिन्ह मान लिया जाता है, इंटू का चिन्ह सिंबल में ले लिया जाता है। और O n के स्थान पर 6, तो कितना हो जा रहा है देखो, C6 6 दूनी 12, H12O6। अब देखो यहाँ पर 6 कॉमन है, सभी में 6 कॉमन है। अगर हम 6 को कॉमन ले रहे हैं, सब में 6 जो है सब में मिल रहा है, 6 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या होता है, C1 ऐसे लिख देते हैं रेशियो में, C1 1 बचेगा यहाँ पर। अब देखो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, रेशियो लगा दो, 6 का नम 6 1। तो अब देखो कार्बन हाइड्रोजन की अणुओं की संख्या जो अनुपात आया है वो कितने का है, 1:2:1 का रेशियो आया है। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट लाइन में देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं। 3 प्रकार की शर्कराएं पाई जाती हैं।
पाई जाती है। तो वो कौन कौन सी हैं शर्कराएं? पहला आपका है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा क्या है, यहां पर दूसरे में ओलिगोसैकेराइड्स आप कर सकते हो और डाइसैकेराइड्स भी कह सकते हो। ठीक, तो चाहे ओलिगोसैकेराइड्स लिख दो और चाहे डाइसैकेराइड्स कर दो। और तीसरा आपका है पॉलीसैकेराइड्स। अब यहां पर देखो, इन तीनों में सैकेराइड्स जो है वो कॉमन है, सैकेराइड्स जो है वो कॉमन है, और जो इसके आगे लगा हुआ है मोनो, डाई, पॉली, यह संख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री में आप 10 तक आपको गिनती याद होगी केमिस्ट्री की, नहीं याद है तो मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसके सामने लिख लीजिए मेथ, इसके सामने लिख लीजिए एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा, भूलिएगा मत, ये इंपॉर्टेंट है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 10 तक गिनती जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हो जाता है, इसके आगे की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। इंटर तक 10 तक से आप काम चला लोगे। ठीक है, तो उसी तरीके से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, देखो, और जो अलग हो जाता है वो हो जाता है मोनो। मोनो का मतलब क्या हुआ, 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4। ठीक, इतने की आवश्यकता इधर पड़ेगी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, तो यहां पर देखो मोनोसैकेराइड्स, सैकेराइड्स मतलब क्या होती है, शर्कराएं। मोनो का मतलब 1, तो इसमें कितनी शर्कराएं आएंगी, 1 शर्करा आएगा। अब इसमें देखो डाई, डाई का मतलब क्या होता है 2, तो इसमें कितनी शर्कराएं आएंगी, 2 शर्कराएं आएंगी। अब देखो पॉली का मतलब क्या होता है, जो पॉली है POLY, POLY, पॉली जो है वो बहुत सी शर्कराओं को प्रदर्शित करता है, अर्थात यहाँ पर इनफाइनाइट, अनंत, अर्थात अनंत कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अनंत होंगी, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हो 10 से अधिक शर्कराओं, या फिर पॉली मतलब होता है बहुत से शर्कराएं। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत सी शर्कराएं, यहाँ पर 1 शर्कराएं, यहाँ पे 2 शर्कराएं, यहाँ पे बहुत सी शर्कराएं। ठीक, तो आप सबसे पहली हेडिंग आप डालोगे मोनोसैकेराइड्स। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी है मोनोसैकेराइड्स। तो हेडिंग आप लिख लिए हैं, तो इसमें आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी शर्कराएं जिसमें ग्लूकोज के 1 अणु पाए जाए उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी शर्कराएं जिसमें ग्लूकोज के 1 अणु पाया जाए उसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद उसमें आप एग्जाम्पल लिख लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। एग्जाम्पल में आप इसका लिख लीजिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज। उसके नीचे की लाइन में लिख लीजिए ये शर्कराएं जल में अपघटित नहीं होती हैं। तो ये शर्कराएं जल में अपघटित नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब देखो, जैसे कि परमाणु, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप जो होता है वो क्या होता है, परमाणु।
जैसे ये मार्कर है, एक समय ऐसा आएगा कि उससे हम ज़्यादा तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक, एक समय आएगा कि वो उससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। उसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह ग्लूकोज से ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए ग्लूकोज की सबसे छोटी इकाई इसी को कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, कोशिका, उसी तरीके से ग्लूकोज की कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है। इसे जल में घुलनशील नहीं है, अपघटित नहीं होती है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज से ज़्यादा छोटे खंड में हम बांट नहीं सकते हैं, ठीक। ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे छोटी इकाई है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप बनाएंगे डाइसैकेराइड्स। तो आप लिखिए डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स, ठीक। तो अब इसमें लिखिए, अब देखो इसमें कितने अणु पाए जा रहे थे, एक अणु पाया जा रहा था, तो इसमें डाई है, इसमें कितने अणु पाए जाएंगे, 2 अणु पाए जाएंगे। लेकिन जो वहां पे ओलिगोसैकेराइड्स था तो उसमें 2 से 10 अणु पाए जाते थे। लेकिन आप लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी शर्कराएं जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु पाए जाएं, उसे हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी शर्कराएं जिसमें ग्लूकोज के 2 अणु पाए जाएं, उसे हम डाइसैकेराइड्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज, लैक्टोज। अब देखो इसमें ग्लूकोज कितने अणु पाए जा रहे हैं, 2 अणु पाए जा रहे हैं, अर्थात अगर हम सुक्रोज को तोड़ेंगे तो ये 2 ग्लूकोज अणुओं में टूट जाएगा, 2 ग्लूकोज अणुओं में टूट जाएगा। माल्टोज को भी तोड़ेंगे तो ये भी 2 भागों में टूट जाएगा, 2 ग्लूकोज अणुओं में टूट जाएगा, ये भी 2 ग्लूकोज अणुओं में टूट जाएगा। परंतु ग्लूकोज जब यहाँ पे सिंपल अकेला था तो ये टूटता ना टूटता, इसलिए यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स, ये 2 भागों में टूट जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डाइसैकेराइड्स, ठीक। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे पॉलीसैकेराइड्स। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक। तो इसमें लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स की ऐसी शर्कराएं जिसमें ग्लूकोज के कई अणु कोष्टक में लिख लेना 10 से अधिक आपस में मिलते हैं, उन्हें हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। इन अणुओं का जल अपघटन नहीं होता है, परंतु उपयुक्त एंजाइम की उपस्थिति में यह सरल अणुओं में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा, पॉलीसैकेराइड्स का एग्जाम्पल आप लिखोगे, पॉलीसैकेराइड्स एग्जाम्पल, तो एक लाइन में लिखना, स्टार्च, सेलवाल, काइटिन, सेलुलोज, काइटिन, ठीक।
ठीक, इससे पहले थोड़ा हम बता देते हैं, ये इन अणुओं का जल अपघटन नहीं होता है, परंतु उपयुक्त एंजाइम की उपस्थिति में ये सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो, आपसे झगड़ा कर ले और आपके बार बार कहने पे आप कितना भी उसके पैर पकड़ो, कुछ भी करो, वो नहीं मैं तुमको मारूंगा ही, वो नहीं समझता है, झगड़ा करने पे उतारू रहता है। परंतु जैसे उसका कोई और मित्र है जिससे बीच में कोई जो आ जाता है सुलह कराने, वो दोनों लोग यानी कि आपस में सुलह हो जाओ कहता है, समझाता है, तो वो समझ जाता है। उसी तरीके से यह जल में अपघटित नहीं होता है, परंतु जब उपयुक्त एंजाइम की उपस्थिति होती है तो यह सरल अणुओं में टूट जाता है। वहाँ पे जो आपका शत्रु है वो समझ जाता है, सुलह करता है और यह सरल अणुओं में टूट जाता है, लेकिन जल में अपघटित नहीं होता है। लेकिन जो डाइसैक्राइड्स था वहाँ पे मैं भूल गया था, डाइसैक्राइड्स अणुओं का जल में अपघटन होता है, इसका नहीं होता है। और मोनोसैक्राइड्स पॉलीसैक्राइड्स अणुओं का जल में अपघटन नहीं होता है, परंतु डाइसैक्राइड्स अणु का जल में अपघटन होता है। ठीक, तो स्टार्च क्या है? पौधों के द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ। पौधों का भोजन जो होता है वो स्टार्च होता है। तो ये क्या है? पौधों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ। तो इसके आगे आप लिखोगे पौधों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ। ठीक, पौधों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ। अब सवाल में लिखोगे पौधों की कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण। पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण। सेलुलोज में लिखोगे कवकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ। क्या लिखोगे? कवकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ। और काइटिन में लिखोगे कवकों की कोशिका भित्ति का निर्माण। तो ये थे पॉलीसैकेराइड्स अणुओं के एग्जाम्पल और उनके कार्य कि वो कौन कौन से कार्य